यूपी में इस वक्त 7वें यानी कि अंतिम चरण के लिए चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान मतदान किए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो समस्या है उसका निस्तारण किया जा रहा है और इसी के साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि आखिरी चरण के चुनाव के दौरान सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू की गई और अगर 9 बजे तक के प्रतिशत की आंकड़ों की बात की जाए तो उन आंकड़ों को देखते हुए ये सामने आ रहा है कि इस बार काफी धीमी गति के साथ इस बार मतदान किए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो 6 चरणों के लिए मतदान हुए हैं उनकी जो परसेंटेज सामने आई उसको देखते हुए भी पिछले जो चुनाव हुए थे यानी 2017 में उसके मुकाबले इस बार काफी कम मतगणना हुई है और काफी कम मतदान इस बार किए गए हैं। हालांकि इस बार पूर्वांचल को साधने की यहाँ पर कोशिश है सभी पार्टियों की तरफ से। पूर्वांचल में 9 सीटों की 54 सीट पर मतदान इस वक्त हो रहा है और इस आखिरी चरण की वोटिंग में कई तरह की बातें और आरोप भी अब तक सामने आने शुरू हो गए हैं। हाल ही में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जबकि केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय का ओपी राजभर पर एक बड़ा दावा यहां पर सामने आया है कि वो तो चुनाव हार रहे हैं, उनका बेटा भी होगा पराजित। ऐसे में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी का भी एक बड़ा आरोप सामने आया, जो कि हाल ही में समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी में केवल ब्राह्मणों के लिए ही परिवारवाद की नीति है। ऐसे में इस बीच आपको बताएंगे और भी ज्यादा समीकरण जो चुनावी माहौल में चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर को रूबरू करेंगे। 7वें चरण के मतदान के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि अब तक 6 चरणों में रुझान बीजेपी के पक्ष में है। 7वां चरण भी बीजेपी के पक्ष में रहेगा और इसी के साथ ही आश्वासन दिखाते हुए और आश्वस्त होते हुए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, जहां उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि 7वां चरण भी बीजेपी के पक्ष में रहेगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने कि बीजेपी के पक्ष में ही इस बार परिणाम होगा। इस बार फिर एक बार 300 के पार बीजेपी सरकार पहुंचेगी। 7वें चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की गई और इस दौरान 6 चरणों में रुझान बीजेपी के पक्ष में रहा। इस तरह का दावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। राज्य में 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा और वहीं पे अब राज्य में 6 चरण के मतदान किए जा चुके हैं। माना यह जा रहा है कि राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच है और कुछ सीटों पर बीएसपी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। इस बार चुनाव में जनता की नजर राज्य के चुनाव के परिणाम के साथ ही 2 वीवीआईपी सीटों पर भी होगी, क्योंकि राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ जहां गोरखपुर शहर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादवों का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी के करहल सीट से मैदान में है। खास बात यह है कि सीएम योगी और अखिलेश यादव दोनों ही पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और राज्य में सीएम बनने के बाद विधान परिषद के सदस्य बने थे। फिलहाल एक और खास बात इन दोनों देखी जा रही है, जहां पर वोटिंग की बात अगर की जाए तो इस बार काफी कम प्रतिशत वोटिंग की गई है और इसी दौरान गोरखपुर शहर सीट और करहल में पिछले सालों की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि इसके बाद दोनों ही नेता अपनी बड़ी जीत के दावे करते नजर आए। अगर बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर शहर की करें तो इस बार 2012 और 2017 की तुलना में ज्यादा वोट पड़े हैं। इस बार गोरखपुर शहर में करीब 56.23% वोटिंग की गई, जबकि 2012 में इस सीट पर 46.19% वोटिंग की गई थी, जबकि 2017 के चुनावों में इसी सीट पर करीब 50.58% जनता ने मताधिकार का प्रयोग किया था। यशवर्धन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको बता दें दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, जिनसे हम समझेंगे कि इस बार चुनावी समीकरण क्या कुछ बन रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जो चुनाव के चरण बढ़ते गए और अब हम अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं, तो कई समीकरण इस वक्त बदल चुके हैं। जो छोटे दल हैं इस वक्त काफी सक्रिय भूमिका में सामने आ रहे हैं और इसी के साथ ही पूर्वांचल जो कि एक बड़ा जो है गढ़ माना जाता है और पूर्वांचल से ही लखनऊ तक का रास्ता तय होगा और लखनऊ की गद्दी कहा जाता है कि सीधे दिल्ली गुजरती है। और इसी के साथ ही अब समझेंगे कि इस बार क्या लग रहा है
पूर्वांचल में किस तरह की हवा बह रही है। हालांकि विकास कार्यों को लेकर एक अहम मुद्दा इस बार जनता के सामने आया है। जनता से भी जो पूछा गया, तो मताधिकार का प्रयोग करने के दौरान उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा है कि इस बार जिस मुद्दे को लेकर जनता मतदान करने पहुंच रही है वो विकास और सुरक्षा के जुड़े मुद्दे ही हैं, और इन्हीं को लेकर अब आगे भी मतदान जारी है। और आपको बता दें कि आखिरी और अंतिम चरण के मतदान आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जहां 9 जिलों की सीटों पर इस बार वोटिंग की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी लगातार अपील की जा रही है जनता से, जहां पर तमाम नेता और विधायक जनता से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि इस बार 7वें चरण का चुनाव हो रहा है। 7वें चरण के मतदान है, जहां 9 जिलों की करीब 54 विधानसभा सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। जनता के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यशवर्धन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यशवर्धन जी, स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच। दिलीप, यशवर्धन जी, अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है यूपी का चुनाव। क्या लग रहा है इस वक्त, किस तरफ हवा बहती नजर आ रही है? देखिए, वैसे अगर आप वास्तव में देखेंगे तो आज का जो चुनाव है वो केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव है। केंद्र का चुनाव नहीं है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव जरूर है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की संसदीय क्षेत्र का चुनाव है और संसदीय क्षेत्र के साथ साथ आसपास की क्षेत्रों में जो प्रभाव उनका है उसका चुनाव है। तो कुल मिलाकर के आज मोदी जी की साथ चुनाव पे लगी हुई है उत्तर प्रदेश में कि उन्होंने जो विकास कार्यों को गिनाया है, जो उन्होंने बनारस में डेवलपमेंट किया है, जो आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो रास्तों का निर्माण किया है, बहुत सारे सेंटर्स खुले हैं, वो कितना कारगर साबित होंगे ये आज की जनता भी मोहर के साथ पता। पर यशवर्धन जी, इस बार कई समीकरण बदलते हुए दिखे। यूपी, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो यूनिटी 2017 में दिखी थी, कहीं ना कहीं इस बार वो नहीं दिख रही है, और खुद प्रधानमंत्री को रैली करने के लिए उतरना पड़ा काशी की सड़कों पर, वाराणसी की सड़कों पर। तो क्या लगता है इससे क्या जो है कयास लगाए जाए कि खुद उन्हें मैदान में आना पड़ा? प्रधानमंत्री जी तो हमेशा मैदान में उतरते हैं। आप कोई चुनाव देखिए कि 2014 के बाद से हर चुनाव में प्रधानमंत्री जी के दौरे होते ही होते हैं, लेकिन आपने जो कहा ना विरोधाभास, मैं एक तस्वीर आपको विरोधाभास की भी दिखा रहा हूँ। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के, लेकिन मुख्यमंत्री के क्षेत्र में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव का प्रचार करने नहीं गए और करहल सीट पर मुख्यमंत्री चुनाव का प्रचार करने नहीं गए। तो ये जो अंदरूनी लड़ाई है, कि जनता देख रही कि अंदर किस तरीके से विरोधाभास है, ये दोनों बड़ी हस्तियों में आपस में टकराव चल रहा है और ये साइलेंट तरीके से चल रहा है। लेकिन साइलेंट तरीकों को पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जनता नहीं समझ रही है, लेकिन जनता समझ रही है। तो यशवर्धन जी, कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि इस बार फिर से एक बार पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, अब वो बात नहीं रहेगी। ये चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ने को लड़ा जा रहा है, लेकिन रिजल्ट पीएम मोदी के चेहरे पर नहीं आएगा। देखिए, अखिलेश यादव जी के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ का चुनाव है, वो फिर राज्यभर जो बड़ा गठबंधन माने जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, उनके अपनी सीट पर चुनाव है। और वाराणसी को अगर छोड़ दीजिए तो जो आसपास के एरिया है, मऊ है, आजमगढ़ है, ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है और मुस्लिम बाहुल्य एरिया में मुस्लिम पोलराइजेशन हो रहा है। वो पोलराइजेशन समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, और अगर छोटी पार्टियों की तरफ जा रहा है तो छोटी पार्टियों का गठबंधन भी समाजवादी पार्टी की तरफ ही है। तो आज बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी से कहा जाता है, लेकिन जो बहुतायत क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के थे कुछ छठे चरण में निपट गए। आज का जो चरण है वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और देखिए, मऊ में सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक हुई है। अगर प्रधानमंत्री जी का या भारतीय जनता पार्टी का ये डेवलपमेंट का प्रभाव चुनाव में होता तो अब तक वोटर उमड़ के आ गया होता। क्योंकि गर्मी का मौसम है, आज 4-5 घंटे हो गए हैं, 9 बजे तक सिर्फ 9% वोटिंग रिकॉर्ड गिरी गई थी। तो 2 घंटे में कितनी वोटिंग हो जाएगी? 2-4-5% और बढ़ा लीजिए, और जैसे जैसे दोपहर का समय बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज घटेगा। तो ये जो वोटर की उदासीनता है, वोटर की उदासीनता हमेशा सत्ता पक्ष से होती है। एंटी इनकम्बेंसी हमेशा सत्ता के लिए काम करती है। और ये बात मैं पहले चरण से कहता चला रहा हूँ कि जितना वोटर वोट देने नहीं जा रहा है, ये सत्ता का वोटर है जो वोट देने नहीं जा रहा है, या मिडिल क्लास का वोटर है जिसको सरकार से कुछ नहीं मिलता है, ये वही वोटर है जो वोट देने नहीं निकल रहा है। और राजनीति के प्रति इसकी उदासीनता बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने धरातल पर काम किया है तो जनता प्रभावित होगी, लेकिन खाली स्टेटमेंट है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उससे जनता आप प्रभावित नहीं होगी। पर यशवर्धन जी, जैसे कि आपने कहा कि जनता नहीं जा रही, कहीं ना कहीं कश्मकश जनता के मन में भी है, क्योंकि सभी के कार्यकाल उन्होंने देखे। इस बार कहीं ना कहीं उन्हें विकल्प नहीं नजर आ रहा है, इसलिए वो चुनाव का मतदान करने नहीं जा रहे हैं। क्या लगता है मुख्य कारण क्या कुछ है? क्योंकि जाहिर तौर पर 2012 और 2017 के मुकाबले काफी कम मतदान इस बार हुआ है। 1%, 2% की कमी जरूर आई है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे?
इस बात का संज्ञान पहले तो राजनीतिक पार्टियों को लेना जरूरी है और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को इससे सोचना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन की जो कोर ड्यूटी है वो यही नहीं है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये भी है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो और वो ज्यादा से ज्यादा आपको 100%। लेकिन हर बार इलेक्शन कमीशन की क्षेत्र में उदासीनता दिखाई देती है। इलेक्शन कमीशन वोटर को जागरूक करने के लिए कोई अभियान नहीं चलाता है। ये इलेक्शन कमीशन की संवैधानिक ड्यूटी है, उनको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इसीलिए बनाया गया था कि जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी का असली मतलब निकल के आए, और वो मतलब तभी निकल के आ सकता है जब वोटर वोट देने जाए। अगर किसी पार्टी को या किसी नेता को वोट देने नहीं चाहते हैं तो नोटा बटन दबाएं। नोटा का जो उद्देश्य है या जो नोटा का पर्पस है या जो नोटा की महत्वता है ये जनता को पता ही नहीं है। 2009 में ये एक अहम फैक्टर हो जाता है कि जनता को अपने मताधिकार का पूर्ण जो है ज्ञात ही नहीं है। तो जनता को मैं आपके माध्यम से भी और यहाँ बताना चाहूंगी कि आप मतदान करने जरूर जाएं। अगर आप किसी पार्टी के पक्ष में नहीं वोट करना चाह रहे हैं तो वहां एक ऑप्शन उसके लिए भी है कि आप वोट नहीं कर सकते हैं, वहां उस पर बटन क्लिक कर सकते हैं, पर मतदान जरूर करें। चलिए यशवर्धन जी, आपसे यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पे मैं उठाना चाहूंगी कि इस बार कई हॉट सीट यहाँ पर पूर्वांचल में देखी गई है, जैसे मिर्जापुर की अगर बात कर लें, आजमगढ़ की बात कर लें, तो उनको लेकर क्या लगता है, क्या कुछ समीकरण है और बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होने वाला है? क्योंकि दो बड़े यहाँ पर जो कद्दावर नेता हैं वो बीजेपी के हाथ से चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की यहाँ बात की जाए, ओपी राजभर की जहां बात की जाए, काफी बड़ा एक वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ से निकल गया है। तो क्या लगता है पूर्वांचल में भी इसका असर देखने को मिलेगा? बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। ओपी राजभर का बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, बहुत छोटे कम क्षेत्र में ओपी राजभर का प्रभाव है। ओपी राजभर अपनी सीट जीत जाएंगे लेकिन वो क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर पाए। लेकिन हाँ ये है कि अगर राजभर के फेवर में वोटिंग नहीं हो रही है, जितने के फेवर में हो रही है, नुकसान तो भाजपा का ही हो रहा है। या स्वामी प्रसाद मौर्य के चले जाने से जो पार्टी का नहीं नेता का कोर वोटर होता है वो नेता के साथ शिफ्ट कर देता है, तो उतना नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को हो ही रहा है। और ये डैमेज कंट्रोल करने का समय भी पार्टी के पास नहीं था। पार्टी ने जो बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर में सेंध मारी, बहुजन समाज पार्टी को कहा जा रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी किसी चीज के रूप में ही काम कर रही है। तो ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि किसके कितने सीट आती है, उस सीट के हिसाब से इस बार समीकरण बैठेंगे और वो समीकरण में जो छोटी छोटी पार्टियां उनका बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, छोटी पार्टी जैसे अपना दल की अगर मिर्जापुर में बात की जाए, 3 सीट पर बीजेपी और एक अपना दल के पास है, एक निषाद पार्टी के पास है, तो इस बार भी मिर्जापुर की सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है उस लिहाज से। हाँ बिल्कुल हो जाती है। छोटी छोटी पार्टियां होती है जिनका अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभुत्व रहता है, उस जाति विशेष पर प्रभुत्व रहता है। निषाद पार्टी का एक पर्टिकुलर क्षेत्र में तो एक एक दो 3 सीटें जो होती है वो सरकार बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। और ये बात ये लोग जानते हैं। आप देखिएगा आज की वोटिंग के पैटर्न के बाद इन पार्टियों से गठजोड़ की कवायद शुरू हो जाएगी। हर पार्टी जिसका वोट ज्यादा शेयर रहा होगा, जिसका वोटिंग शेयर ज्यादा रहा होगा, उसको वो अपने मिलाने की शुरुआत कर जी। दिलीप यशवर्धन जी, यहाँ पर इस बार एक और नई चीज है कि खुद अखिलेश यादव इस बार चुनावी मैदान में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है ये कितना उनके फेवर में जा सकता है? हालांकि करहल सीट पर जो है गढ़ माना जाता है मैनपुरी सपा का, लेकिन बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ है। एसपी सिंह को उनके सामने उतार दिया है, चेले कहे जाते थे, उनके समर्थक थे और काफी लंबा समय उन्होंने सपा के साथ तय किया है। तो वहां पर कितना टकराव आपको देखने को मिल रहा है? बहुत ज्यादा टकराव नहीं है क्योंकि एसपी सिंह बघेल का जो जमीनी स्तर पर अपना जनाधार है वो बहुत है। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जरूर थे लॉ एंड ऑर्डर के, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में ऐसा कोई उन्होंने रिमार्केबल काम नहीं किया जिसको जनता करा सके। और जनता से डायरेक्ट संवाद उनका बहुत ज्यादा कम था। एसपी सिंह बघेल को अगर जितना भी वोट मिलेगा वो पार्टी के नाते ज्यादा मिलेगा, उनको इंडिविजुअल उसके नाते नहीं मिलेगा। क्योंकि अखिलेश यादव की जमीनी स्तर पर अपना कोर वोटर भी है, उनकी अपनी स्टडी भी है और वो काम करेंगे। फाइट टफ है लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपनी सीट से जीतेंगे। वक्त की बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है मतदान से जुड़ी। यूपी में 7वें चरण के लिए मतदान जारी है और इसी बीच जो है एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जब मतदान में गड़बड़ी को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि 7वें चरण के लिए मतदान जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वोट डाल दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल ने वोट डाला है। मंत्री रामशंकर सिंह पटेल भी वोट डालने पहुंचे और उन्होंने मतदान किया है।
बसपा सांसद अफजल अंसारी ने भी मतदान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, लगातार मंत्री और विधायक भी पहुंच रहे हैं मतदान के लिए और लोगों से लगातार अपील की जा रही है। कांग्रेस उम्मीदवार अजय ने भी इस बार मतदान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी वोट डालने पहुंची, जहां उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान किया और जनता से भी अपील की गई कि मतदान जरूर करें। मंत्री रामशंकर सिंह पटेल ने भी वोट डाल दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि बसपा सांसद अफजल अंसारी ने भी मतदान कर दिया है। यशवर्धन जी के पास दोबारा जाएंगे। यशवर्धन जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे समीकरण को लेकर, तो पूर्वांचल की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो बीजेपी काफी सक्रिय भूमिका में यहाँ पर नजर आई है। पर इस बार सिर्फ सपा या बीजेपी नहीं, कई छोटे दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी इस बार मैदान में है। सपा की अगर बात कर ली जाए 2017 में करीब 17 सीटें जो है उन्होंने अपने खेमे में की थी। तो इस बार क्या लगता है कि वो बाजी मार पाएगी सपा, पूर्वांचल की अगर बात की जाए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सपा की सीटें बढ़ेंगी और सपा के साथ साथ जो उनके सहयोगी दल है, जिससे कांग्रेस को भी आप सपा का सहयोगी दल ही मान लीजिए। और प्रियंका गांधी जी ने भी थोड़े दिन पहले ओपन कहा भी था कि चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते। तो ये साफ इशारा था कि इस समय उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा के बाद कोई लीडिंग पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो एक तरीके से कांग्रेस को भी आप समाजवादी का ही समर्थक मान लीजिए। 1, 2, 4 जो भी सीटें समाजवादी कांग्रेस के खाते में जाएंगी वो सब समाजवादी की ही मान लीजिए। जितने भी छोटे दल हैं जो एनडीए के पार्ट नहीं है, जितने भी छोटे दल हैं वो 1 सीटें 2 सीटें जो भी सीट लेकर के आएंगे वो सारी सीटें आप समाजवादी पार्टी के खाते में ही मानिए। और वो सब के सब समाजवादी पार्टी को ही समर्थन देने को तैयार भी है। अंदर अंदर सबकी आपस में गठबंधन शुरू भी हो चुका है और समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। इस नाते हर पार्टी ने उसको समर्थन देने की सोची है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि सरकार में हमारी हिस्सेदारी रहे। तो सरकार में हिस्सेदारी रहने के लिए वो हमेशा उस पार्टी को समर्थन करता है जिस पार्टी की सरकार बनने वाली हो। जी, इस बार काफी रैलियों में भी हमने देखा कि काफी सक्रियता से सभी पार्टी इस बार नजर आई हैं और रैलियों में जो भीड़ देखी गई है वो अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक रही है। तो आपको क्या लगता है, लेकिन इसके बावजूद जो मतदान है वो काफी कम हुआ है, तो क्या इसका बड़ा कारण समझा जाए कि रैलियों में तो लोग पहुंचे लेकिन मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए? नहीं, जो लोग रैलियों में पहुंच रहे हैं वो मतदान में भी पहुंच रहे हैं। देखिए, रैलियों में कोई भी साधारण आदमी या कोई भी जनरल कॉमन आदमी नहीं जाता है। रैलियों में हमेशा वो आदमी जाता है कि या तो पार्टी का कार्यकर्ता होता है या पार्टी की विचारधाराओं से प्रभावित होता है या राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखता है। वो व्यक्ति जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है वो रैलियों में कभी नहीं जाता है। और जो रैलियों में जाता है वो तरीके से कोर वोटर होता है उस पार्टी का और वो वोट के रूप में तब्दील होता है। लेकिन रैलियां हमेशा वोट के रूप में तब्दील होती हैं ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, भाजपा की रैलियों में कितनी भीड़ आ रही थी लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाई। रैलियां बुलाई जाती हैं, रैलियां आती भी हैं और रैलियां बुलाई भी जाती है। और बुलाए जाने के बहुत सारे साधन होते हैं, बसें अरेंज करा के, खाना दिखा करके, पैसा दिखा करके, घूमने की जगह दिखा करके कि चलो लखनऊ घुमाना इसी बहाने। तो रैलियों में भीड़ का आना ये जरूरी नहीं है कि वो वोट में तब्दील हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो ईमानदार वोटर, जो ईमानदार व्यक्ति है जो रैली में आता है, जो पार्टी से प्रभावित होकर के आता है, वो वोट में जरूर कन्वर्ट होता है। और ये जो वोट में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ये जो गैप हो रहा है, ये जो नॉन वोटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको सरकार किसी की बन जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो टैक्सेस के बोझ के तले दबा हुआ है। सरकार के खाते में जितना भी रेवेन्यू जा रहा है उसमें देने का मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन मिडिल क्लास का है। सरकार जितना भी फ्री की चीजें बांट रही है, बांटने का वादा कर रही है, उसका बर्डन भी वही मिडिल क्लास आदमी उठा रहा है, लेकिन उसको सरकार से मिल कुछ नहीं रहा है। तो ये जो उदासीनता है मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा है और वही वोट देने नहीं जाता। और कहीं ना कहीं जो मंत्री लोग हैं, विधायक की बात अगर की जाए, वो जो शिफ्ट किए जा रहे हैं, कुछ जो सपा के बीजेपी में चले गए, बीजेपी के सपा में चले गए, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि जनता अब कंफ्यूज हो गई है। और अगर बात ताजा नाम अगर मैं यहाँ पर लूं, रीता बहुगुणा के बेटे भी अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जबकि कयासी भी लगाए जा रहे थे कि क्योंकि उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला इसलिए वो समाजवादी पार्टी के पास चले गए। कुल मिलाकर के फिर विचारधारा तो पार्टी की नहीं रही ना, विचारधारा तो स्वयं हित की हो गई कि अगर किसी नेता का हित भारतीय जनता पार्टी में स्थित हो रहा है तो वहां रहेगा, किसी के परिवार का हित दूसरे पार्टी में स्थित हो रहा है तो वहां रहेगा। अब देखिए, अपर्णा यादव वहां से निकल के भाजपा में चली गई, जबकि वो तो उसके परिवार की है, पार्टी भी है, परिवार भी है। मयंक जोशी की माता जी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, पहले वो कांग्रेस थी, फिर भाजपा में आई, वहां से सांसद बनी और उनके बेटे समाजवादी पार्टी में चले गए।
इस तरीके से बहुत सारे लोग मिलेंगे। अभी जो मौर्य साहब भाजपा छोड़ करके गए, उनकी बेटी भाजपा से ही है, तो बहुत सारे हैं। कुल मिलाकर के हर नेता का अपना स्वयं का हित है, और ये हर बार होता है, ये कोई इस बार नहीं हो रहा है। आप कोई भी चुनाव उठा करके देख लीजिए, कुछ नेताओं का फेरबदल हमेशा से होता ही आया है। अब ये जनता को डिसाइड करना होता है कि वो वोटिंग जो करने जा रही है वो पार्टी की विचारधारा पे करने जा रही है, किसी इंडिविजुअल नेता की विचारधारा पे करने जा रही है, या वास्तव में जो उसकी अपने जरूरत के मुद्दे हैं उन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं। जी दिलीप यशवर्धन जी, यहाँ अगर बात करें जौनपुर की, तो जौनपुर भी एक हॉट सीट मानी जा रही है, खासतौर पे मल्हानी सीट। तो वहां के समीकरण आपसे समझना चाहेंगे कि क्या लगता है कि वहां पर क्या इस बार खेला देखने को मिल सकता है? देखिए, मल्हानी सीट बहुत चर्चा में रहती है हमेशा से। बीच में उसमें बाईपोस्ट भी हुए थे, और वहाँ के जो बाहुबली हैं वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। अभी कुछ दिनों से पीछे की चर्चा में रहते रहे थे कि उनके ऊपर वारंट निकला हुआ है और वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग का है। समाज, भारतीय जनता पार्टी क्यों उनको सपोर्ट कर रही है, बहुजन समाज पार्टी वो समर्थक रहे हैं पुराने, बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दिया, उनको सत्ता में लेकर के आई। फिर किन्हीं कारणों से दोनों की आपस में नहीं बनी। ब्राह्मण चेहरा कहे जाते, क्या नाम है, आंकड़ों का चेहरा कहे जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अब ये फैक्टर जनता उनके फेवर में कितना काम करेगा। हालांकि जनता के पीछे बहुत चर्चित है वो, जनता उनको बहुत सराहती है, क्योंकि जनता का व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत काम करते हैं। उनकी जो भी आपराधिक छवि है वो कानून की नजर में है और सरकार की नजर में है, लेकिन जनता की नजर में तरीके से वो बहुत ही भले इंसान है और जनता को ही वोट करना होता है। इसीलिए जनता तमाम विपरीत विसंगतियों के बावजूद भी उनको समर्थन देती है। पूर्वांचल की अगर बात की जाए, अगर विकास का मुद्दा ही अगर हम उठा लें दिलीप जी, तो बीजेपी की तरफ से विकास तो हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वहां पर आया है, रोजगार को लेकर बड़े दावे किए गए, मैनिफेस्टो की यहाँ पर अगर बात कर लें उसमें भी कई दावे इस वक्त सामने आ रहे हैं रोजगार को लेकर भी। तो क्या लगता है उन दावों का कोई असर हो पाएगा जनता पर? आपने इतने सारे नेताओं के भाषण सुने होंगे, इतनी सारी रैलियां थी, किसी नेता ने मैनिफेस्टो पर भाषण दिया क्या? मैनिफेस्टो सिर्फ खाना पूर्ति होती है लिखने के लिए, और वो भी चुनाव से 3 दिन पहले मैनिफेस्टो आया। तो जनता कितना मैनिफेस्टो समझ पाएगी, कितना उस पर रिएक्ट कर पाएगी? मैनिफेस्टो सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन का एक प्रोसेस है, उस नाते लाया जाता है। आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, किसी ने मैनिफेस्टो पर बात नहीं की। और जो आपने डेवलपमेंट की बात कही कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया, तो अगर एक सड़क बन जाने से डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर तो भारत को बहुत ज्यादा डेवलप कर जाना चाहिए। लेकिन भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुके हैं। सड़क बन जाने से या केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने से प्रदेश का विकास नहीं होता है। प्रदेश का विकास होता है जो सोर्स, रेवेन्यू के सोर्स बढ़ते हैं, और रेवेन्यू के सोर्सेस होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिजनेस का डेवलपमेंट, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार ने बहुत ज्यादा योगदान नहीं दिया है। कागजों में सबने किया है काम। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार इन्वेस्टर समिट किया, एनआरआई समिट किया, बिजनेस समिट किया, लेकिन वो समिट कहाँ सिमट के रह गया ये हमें एक्चुअल में तो नहीं दिखाई दिया। एक्चुअल में दिखाई देता तो आपको प्रदेश की जो वृद्धि है वो दिखाई देती, आर्थिक रूप से दिखाई देती। तो आपसे जौनपुर की सीट पे अगर यशवर्धन जी आपसे मैं बात करूं, तो वहां पे से बीजेपी की तरफ से यहाँ पर अगर बात की जाए काफी दमखम दिखाया जा रहा है। धनंजय सिंह भी इस बार चुनावी मैदान में है, उनको लेकर आपको क्या कुछ लगता है? और इस बार की अगर बात की जाए जो प्रत्याशियों की अगर मैं बात करूं, पूर्वांचल से करीब 217 प्रत्याशी ऐसे जो करोड़पति प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दबदबा इस बार चुनाव में दिखने को मिलेगा। प्रत्याशी करोड़पति हो या रोडपति हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जनता इस बात पर वोट नहीं, जनता को इस बात पे वोट नहीं देना चाहिए कि वो किस, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। जो डेमोक्रेसी की परिभाषा थी, जो नेतागिरी की परिभाषा थी, वो ये थी कि जो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो सोशल स्टेटस कितना है, वो सोशल स्टेटस से उसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन पैसा आने से या माफिया राज से आने से धीरे धीरे वो जो एक्सेप्टेबिलिटी का क्राइटेरिया था वो बदल गया। जो बाहुबल था उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई, जो धनबल था उसका एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि उसने पैसा बांटना शुरू किया, गांव में गरीब लोगों को पैसा बांटना शुरू किया। पैसा बांटने से इस तरीके से प्रभाव हुआ, यहाँ ये भैया जो है ये हमको बड़ी मदद करते हैं, ये भैया हमको शादी में पैसा दे रहा है, हम बीमार थे, हमारे परिवार में बीमारी रहती, भैया हमका मदद कर है। तो वो उसके लिए वही नेता हो जाता है जो उसकी मदद करता है। उसको फिर वैसे मतलब नहीं कि वो समाज के फेवर में काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है। वो जो पैसा ला रहा है वो गुंडागर्दी से ला रहा है, बाहर करके ला रहा है, लीगल बिजनेस से ला रहा है, इससे तो मतलब नहीं है। किसी
गांव का आदमी इतना सोचने की कैपेसिटी ही नहीं रखता है, उसकी जरूरतें सोच सीमित है और उसकी सोच उससे भी ज्यादा सीमित है। इस चरण में आपको क्या लगता है कि जो छोटे दल हैं वो कितनी सक्रिय भूमिका यहाँ पर निभा सकते हैं? क्योंकि अगर अपना दल की बात की जाए तो मल्हानी सीट की जहां बात करें, बहुचर्चित सीट है जौनपुर की, तो वहां अपना दल की काफी मजबूत पैठ रखती है। देखिए, अपना दल का तो वैसे भी रोल हमेशा रहता है, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी मानी जाती है। अनुप्रिया पटेल कभी पार्टी में आती है, कभी पार्टी से चली जाती है, लेकिन छोटे दलों का सहयोग हमेशा रहता है, रोल हमेशा रहता है। जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा था, छोटे दल हमेशा उस पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं जिस पार्टी की सरकार बन रही हो, क्योंकि वो उनको पता है कि अगर हम सरकार में सहभागिता निभाएंगे तो कुछ ना कुछ फायदा हमको मिलता रहेगा, पार्टी की एग्जिस्टेंस बनी रहेगी, पार्टी में फंड आता रहेगा और बड़े नेताओं को कुछ ना कुछ अच्छा सरकारी लाभ मिलता रहेगा। तो वो सत्ता के फेवर में ही जाना चाहते हैं हमेशा, और वो उनकी इसीलिए शिफ्टिंग होती रहती है। उनका कोई मॉरल नहीं है किसी पार्टी के साथ, कोई वैसा जुड़ाव नहीं है, कोई परमानेंट गठबंधन नहीं है। उन्हें जहां अपना पॉलिटिकल बेनिफिट नजर आएगा वो वहां शिफ्ट हो जाएगा। जी, चलिए यशवर्धन जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे चुनावी प्रतिकरण को देखते हुए। 7 चरण पूरे होने जा रहे हैं, 7वां चरण चल रहा है। इस बार के चुनाव को लेकर ओवरऑल आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? अब ओवरऑल प्रतिक्रिया तो आप 10 तारीख को देख लीजिएगा, 2 दिन रह गए हैं, लेकिन चुनाव इस बार का बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से रुझान आए हैं, उस रुझान में मैं ये नहीं कह सकता कि क्लियर कट सरकार किसकी बन रही है। हालांकि दावा सत्ता भी कर रही है, विपक्ष भी पूरा कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के भी सरकार उसकी बन रही है, लेकिन अल्टीमेट जो रिजल्ट देना है वो जनता को देना है। और जनता ने बड़े साइलेंटली वोट किया है, और जनता कब क्या पलट देती है। 2012 में जब सपा की सरकार बनी थी तो भी नहीं सोचा गया था कि पूर्ण बहुमत आएगी। उससे पहले जब बसपा की सरकार बनी थी तो भी किसी ने पूर्ण बहुमत की कल्पना नहीं करी थी। और 17 में जब पूर्ण बहुमत शिफ्ट होकर भाजपा को मिल गया तो एक बार को अंदाजा था, क्योंकि 14 में भाजपा की लहर चल चुकी थी। इस बार भाजपा की लहर है लेकिन उतनी प्रभावी नहीं है, और सत्ता एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण की रिसात अच्छी तरीके से बिछाई गई है दोनों पार्टियों की तरफ से। तो अब जनता ने क्या सोच करके वोट दिया? डेवलपमेंट पे तो वोट नहीं होता है, तो मैं फिर कह रहा हूँ, डेवलपमेंट के नाते अगर वोट होता तो कभी किसी पार्टी की सरकार नहीं बनी, क्योंकि किसी पार्टी ने ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया कि जनता डेवलपमेंट से प्रभावित होकर के वोट। लेकिन उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और बहुत सारे समीकरण होते हैं जो काम करते हैं, वही समीकरण इस बार भी काम करेंगे। किसके फेवर में काम करेंगे ये डिस्कशन हम लोग 10 तारीख को बैठेंगे। जी बिल्कुल। दिलीप यशवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता को बता दें 7वें चरण के मतदान जारी हैं। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर इस वक्त मतदान हो रहे हैं, वोट करना जरूरी है। और इसी के साथ ही समीकरण जो है उत्तर प्रदेश में लगातार बदलते रहते हैं। कभी जातीय समीकरण को देखा जाए तो वहीं विकास को लेकर भी कई बार एक अहम मुद्दा होता है। हालांकि जो वोटर्स हैं, जो मतदान करने पहुंच रहे हैं, उनकी तरफ से जो मुद्दे पूछे गए तो उन्होंने कहा यही मुद्दा उनके लिए विशेष है कि विकास और सुरक्षा। हालांकि क्या कुछ परिणाम निकल कर आएंगे, कौन सी पार्टी जो आश्वासन दिखा रही है, जो आश्वस्त है जीत को लेकर, असलियत क्या कुछ होगी 10 मार्च को ही सबके सामने होगा। लेकिन इसी बीच अब आपको बता दें एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है मतदान से जुड़ी। आपको बता दें पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने मतदान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, धनंजय सिंह खुद चुनावी मैदान में हैं और इस बार उन्होंने भी मतदान कर दिया है। बनसफा गांव में पोलिंग बूथ पर जाकर धनंजय सिंह ने मतदान किया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने मतदान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, धनंजय सिंह खुद इस बार चुनावी मैदान में हैं। इस बीच उन्होंने बनसफा गांव में जाकर पोलिंग बूथ पर मतदान किया है।